नमस्कार। गुड मॉर्निंग विद इंडिया डॉक्टर राकेश पाठक सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एकाएक देश के रक्षा मंत्री राजनाथ के घर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। राहुल गांधी के तेवर देख पूरी बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। अमित शाह ने अपनी टीम उतार दी है। पीयूष गोयल, संबित पात्रा वो राहुल गांधी को घेर रहे हैं। इधर पीएमओ के अधिकारी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आनन फानन में राजनाथ के घर पहुंचे। आखिर क्या ये नीट और सीबीएसई सरकार का बिस्तर बांधकर ही मानेगा, नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान का जाना तय होगा। क्या कारण है, क्या खबर है? सबसे पहले दो खबरें आपको दिखा दें, फिर सीधा हम सर के पास पहुंचेंगे, क्योंकि ये सर पहली खबर आज तक की है। नीट पेपर की पूरी प्रक्रिया पर पीएमए अधिकारियों की रहेगी पैनी नजर। राजनाथ सिंह के घर मीटिंग में फैसला लिया गया, मतलब मीटिंग हुई, कंफर्मेशन हो गया। दूसरी खबर है सर ये नवभारत टाइम्स की। राजनाथ सिंह के घर बड़ी बैठक, धर्मेंद्र प्रधान के अलावा पीएमओ के कई बड़े अधिकारी मौजूद। मोदी भी देश में ही है, रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह का कोई लेना देना भी नहीं है इस परीक्षा से। या तो धर्मेंद्र प्रधान के घर होती, या जो सरकार के बड़े कार्यकुरंदा हैं तो अमित शाह के घर होती। राजनाथ के घर होना गले से नहीं उतर रही है सर। और इसमें एक और बड़ी बात है कि इस लीक केस में एक बड़ी बैठक जो आयोजित की गई, उस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एनटीए के महानिदेशक को भी शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि यह बैठक सिस्टम में बड़े बदलाव को लेकर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित की गई है। तो क्या सर मान लिया जाए धर्मेंद्र प्रधान का बिस्तर गोल? देखिए शिव कुमार जी, आज की ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो इससे ये साबित हो गया है कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उससे अब मोदी सरकार चिंतित हो उठी है, क्योंकि मामला सिर्फ राहुल गांधी के मुद्दा उठाने का नहीं है। मामला इस देश की युवा पीढ़ी का, जेन जी का। आज एनईईटी वाले और सीबीएसई वाले कल के वोटर हैं। जो आज के परीक्षार्थी हैं, कल के वे पहली बार के वोटर होंगे। तो सरकार को यह समझ में आ गया है जी। तो सर जो कल प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि घर से मत निकलिए और आप ज्यादा परेशान हो तो नानी से फोन करिए, नाना से करिए, मामा से करिए, तो बच्चों ने आज धरना प्रदर्शन मतलब कल बहुत ज्यादा किया है। तो मानी नहीं बात, नाना नानी के नाम पर मानी नहीं। इसे भी सम्मिलित कर लेना आप, मैंने याद लगवाया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक याद दिलाया। देखिए, प्रधानमंत्री जी को डर लग रहा है कि कहीं सचमुच में ये युवा पीढ़ी सड़कों पर ना उतर आए, तो इसलिए वे गर्मी के बहाने से कह रहे हैं घर में रहें, जितना जरूरत हो उतना ही निकलें, फोन पर बात करते रहें दादी नानी से, नाना नानी से। अच्छी बात है। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी ने अब याद दिलाया है पानी पीते रहें। वे खुद तो 12 साल से देश को पानी ही पिला रहे हैं। पानी पिलाना विधिवत एक मुहावरा है शिव कुमार, मुहावरा है, क्षमा कीजिए, हिंदी व्याकरण में मुहावरा है पानी पिलाना। जैसे दांत खट्टे कर देना, नाकों चने चबवाना, ये सब मुहावरे हैं। तो पानी पिलाना भी मुहावरा है। तो मोदी जी ने तो देश को वैसे ही पानी पिला रखा है 12 साल से, फिर भी उनकी इस सलाह का स्वागत करना चाहिए। देश अगर भूल गया हो कि गर्मी में पानी पीना जरूरी है, तो कम से कम उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और देश को याद दिला दिया है। मुद्दे की बात यह है कि राजनाथ सिंह की मीटिंग होना और उसमें इन लोगों की मौजूदगी क्या कहती है। एक तो ये इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी कितना भी अमित शाह को अपना करीबी मानते हो, नंबर 2 उन्हें माना जाता हो, लेकिन संकट मोचक की भूमिका में राजनाथ सिंह ही आते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई अवसरों पर राजनाथ सिंह ही संकट मोचक बने हैं। कई बार संसद में भी उन्हें मोर्चे पर लगाया गया कि भाई अब आप ही संभालो, क्योंकि राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा कम से कम मोदी शाह से थोड़ी अलग है।
यद्यपि अंदर से सब एक से ही हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब जिस विषय में ये मीटिंग हुई है वो क्यों हुई है, इसे जानने के लिए हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को राहुल गांधी का एक ट्वीट आप दिखा दीजिए। ट्वीट आपके पास है, और अगर इस ट्वीट में राहुल गांधी ने जो धर्मेंद्र प्रधान को एक प्रत्युत्तर दिया है वो हम पढ़कर सुना देते हैं। देखिए, राहुल गांधी लगातार मांग कर रहे हैं कि आपका इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, इसके लिए एनटीई के लिए जिम्मेदार हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने उल्टे राहुल गांधी पर हमला कर दिया अपने एक वीडियो बयान में। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो आ जाए सामने तो हम वो भी सुनवा दें, क्योंकि उसमें कोई, हम यहाँ से सुनवाएंगे तो कॉपीराइट का चक्कर नहीं होगा। वो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, CBSE gave its response regarding this matter. It is accordance with the procurement policy of the government of India. I want to ensure so and so. But as far as Rahul Gandhi is concerned, he seems to have reached a different state of mind. Due to continuous electoral defeat, he appears frustrated. He opposed SIR. He used to oppose EVM. तमाम सारी बातें उन्होंने गिराई हैं कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, यानी एक तरह से परेशान होकर तमाम अपनी चुनावी हारों से वे इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने ये लिखा है, धर्मेंद्र प्रधान जी, यू कैन अटैक मी ऑल यू वांट। आप मुझ पर जितना चाहें उतना हमला कर सकते हैं, बट इट वॉन्ट एब्सॉल्व यू ऑफ योर क्राइम्स। लेकिन इससे, मुझ पर हमला करने से आपके अपराध खत्म नहीं हो जाते। नॉर विल स्टॉप मी फ्रॉम डिमांडिंग आंसर्स फॉर 18.5 लाख चिल्ड्रंस। और न मैं आपके इस बयान से रुकने वाला हूं, आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं 18.5 लाख बच्चों के भविष्य को लेकर आपसे सवाल पूछना जारी रखूंगा। इसके बाद राहुल गांधी ने जो कल भी आरोप लगाया था, असल बात वही है शिव कुमार जी। मामला किस गंभीर मोड़ पर आ गया है समझिए आप। ये CBSE ने OSM के लिए जो ठेका दिया था उसको लेकर राहुल गांधी ने कुछ सवाल खड़े किए थे कि आखिर इसे ठेका कैसे दिया गया, कौन है ये कंपनी, इसका बीजेपी से क्या रिश्ता है। इस बात को लेकर कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान जारी करके कुछ तथ्य रखे थे। तो असल बात यह है कि अब ये जो गुत्थी है कि CBSE में किसी कंपनी को ये ठेका दिया गया, वो पहले से आरोपित रही है, उसकी भूमिका पहले से संदिग्ध रही है, इसलिए राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने उनकी चुनावी असफलताएं गिना दी। इससे कौन इनकार कर सकता है कि राहुल गांधी इतने चुनाव हारे हैं। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस के चुनाव हारने से क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि CBSE की परीक्षा में क्या गड़बड़ियां हुई हैं, कैसे उस वेदांत श्रीवास्तव की कॉपी किसी और के नाम पर मढ़ दी गई, किसी और की कॉपी उसके नाम पर मढ़ दी गई, कैसे उसे गलत और कम अंक दिए, कैसे सरकारी चैनल के एंकर ने उसे पाकिस्तानी कहा, कैसे उसके बाद कितने छात्र छात्राओं के वीडियो आ चुके हैं, कितने बयान आ चुके हैं कि उनकी कॉपियों में भी इस तरह की गड़बड़ हुई है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस की हार से ये सवाल थोड़ी हल हो जाएंगे, इनके जवाब तो देना पड़ेंगे। इसलिए अब जो प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है मोदी सरकार पर, समझ में आ रहा है मोदी सरकार को कि अब जनता, खास तौर से युवा पीढ़ी, अपने हक की बात कर रही है। NEET परीक्षा और उसके महानिदेशक का पेपर लीक होना और उसके महानिदेशक का राजनाथ की बैठक में होना, खुद धर्मेंद्र प्रधान का होना, ज्योतिरादित्य सिंधिया का होना, ये बता रहे हैं कि अब दबाव चरम पर है, पानी नाक तक आ गया है। तो अब मोदी की सरकार कोई रास्ता ढूंढ रही है बच निकलने का। मैं सिर्फ एक हिंट देना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक संभावना तलाश रहा हूं बतौर पत्रकार कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के दिन करीब आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फेस सेविंग के लिए
अब सरकार और धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई बहाना बचा नहीं है। आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि राहुल गांधी तो चुनाव हार रहे हैं। बेशक चुनाव हार रहे हैं, जैसे बीजेपी 50 साल चुनाव हारी इस देश में। तो क्या बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी और उनके बाकी संगी साथी लाल कृष्ण आडवाणी, खुद नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में हुआ करते थे, तो क्या कांग्रेस के मंत्री ये जवाब देते थे कि चूंकि आप चुनाव हारते रहे हैं इसलिए आपके सवाल नहीं लिए जाएंगे? तो नंबर एक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं। नंबर दो, हो सकता है उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी जाने वाली हो, वरना राजनाथ सिंह के घर पर इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के मेंबर तो है नहीं कि मोदी की मंत्रिमंडल में कोई एक आपदा तो प्रबंधन का, आयतित व्यक्ति है, वैसे भी आया वो देते हैं पृष्ठभूमि कांग्रेस की से। नहीं है। तो इसलिए मुझे दो संभावनाएं लगती हैं, हमें नजर रखना पड़ेगी। हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्दी हो जाए। जी सर, इस्तीफे की बात तो ठीक है, लेकिन ये जो राजनाथ के घर बैठक हुई है, ये कई सवाल खड़े कर रही है। पीएमओ के अधिकारी आते हैं, एनटीए का चेयरमैन आता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान आते हैं। दिन में वो आपने उनका बयान भी बताया जो पीटीआई ने चलाया है। लेकिन इस सब बात के बावजूद भी बच्चों का रोज तो रुक नहीं रहा। बच्चे आज भी सड़क पर थे, मतलब कल भी सड़क पर थे दिन में। ये बिल्कुल। सुबह ही सुबह हम खबर देंगे दर्शकों को, तो कल भी थे। और बड़ी तीव्र आवाज वल्क में बनती चली जा रही है। और सर, अब नीचे चर्चा होने लगी कि मोदी सरकार कहीं न कहीं सब गड़बड़ी बड़ी तादाद में कर रही है। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि अगर सर्वोच्च अदालत गए और सर्वोच्च अदालत ने यही कह दिया कि वो पेपर ठीक था, तो फिर पेपर ही नहीं होगा। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि सर्वोच्च अदालत ने जो चुनाव भी आयोग को क्लीन चिट दी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगला चुनाव ही ना हो और चुनाव आयोग कह दे कि वोट डालने के अधिकारी नहीं हो आप सब लोग, आप में तो कमी है। मेरे नाम के आगे मिश्रा लिखा था, लेकिन पापा के नाम के आगे मिश्रा नहीं लिखा था। मेरे नाम के आगे शिव कुमार लिखा है, लेकिन वो जल्दी में शिव सिंह छप गया है। तो इन सब चीजों को लेकर जो युवाओं में वहापो है, क्या धर्मेंद्र के इस्तीफे के बिना ये युवा मानने वाले हैं? आप नजदीक से देख रहे हो इन सबको। देखिए, पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करें उससे पहले राजनाथ सिंह के कद को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, औपचारिक रूप से राजनाथ सिंह कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ नेता है, नंबर 2 प्रधानमंत्री हैं, नंबर 2 है। नंबर 2 है, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, कैबिनेट में हमेशा वैसे औपचारिक रूप से अपने आप को नंबर 2 मानते हो पीएम के बाद, लेकिन जब प्रधानमंत्री बाहर होते हैं तो राजनाथ सिंह ही कैबिनेट की बैठकें करते हैं। अभी यूएस के दौरे पर जब प्रधानमंत्री कुछ साल पहले गए थे, तब राजनाथ सिंह ने ही बैठकें की थी। इसके अलावा जो रक्षा मामलों की समिति है, जब उसकी मीटिंग होती है तब बतौर डिफेंस मिनिस्टर वे उससे संभालते हैं। अभी 2026 में, इसी साल, जो पश्चिम एशिया संकट चल रहा है, खाड़ी का युद्ध चल रहा है, उसमें कई ऐसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंगें हुई हैं जिसमें मोदी नहीं थे, राजनाथ सिंह थे। वैसे अमित शाह ही नंबर 2 माने जाते हैं, लेकिन नहीं सर, इस वक्त थोड़ा सा हम आपको बता दें, जी 2019 में जब रक्षा मंत्री बनाए गए राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह रूठ गए थे। आरएसएस ने बड़ा मुश्किल से मनाए, तो रक्षा मंत्रालय नंबर 2 कर दिया गया। अब लिखित में नंबर 2 है रक्षा मंत्रालय, तो जब भी मोदी जी जाएंगे तो वो राजनाथ सिंह ही चेयर करेंगे। अब नंबर 2 अमित शाह नहीं है, नंबर 3 हो गए। गृह मंत्रालय नंबर 3 हो गया। वैसे हमेशा नंबर 2 होता था गृह मंत्रालय। स्वाभाविक तौर पर अटल जी की सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। उप प्रधानमंत्री जैसा तो कोई पद होता नहीं है औपचारिक रूप से, पर वे उप प्रधानमंत्री कहलाते थे, पर वे गृह मंत्री के तौर पर नंबर 2 ही थे अटल सरकार में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने भी कुछ उथल पुथल चल रही है। हम लोगों ने कल बात की थी शाम को अरविंद सुब्रमण्यम और सुरजीत भल्ला के बयान पर सीधे इस्तीफे की मांग हो रही है। ये छोटी घटनाएं नहीं हैं। मोदी सरकार में पिछले 10 सालों में इससे कब हुआ
कि किसी इतने करीबी व्यक्ति ने इस्तीफे की मांग की हो या परिवर्तन की मांग की हो। तो भविष्य में विकल्प के रूप में राजनाथ सिंह एक विकल्प हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए वे क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंगें करने के लिए अधिकृत किए गए। देखिए, कितने भी राजनीतिक संकट आए हों, मोदी सरकार ने चिंता नहीं की, किसानों की चिंता नहीं की। साल भर से ज्यादा किसान दिल्ली की धरती पर बैठे रहे, 700 किसान मर गए, कोई फिक्र नहीं की मोदी सरकार ने। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। ये 2014-24 से पहले का भारत नहीं है, 24 से पहले की बीजेपी नहीं है। 240 पर सिमटी हुई भारतीय जनता पार्टी है और सहयोगी दलों के दम पर बने हुए प्रधानमंत्री है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अब इस नए दौर में, जबकि हमारे आसपास के कई देशों में युवाओं ने सत्ता परिवर्तन करा डाले हैं, तो मोदी सरकार की चिंता की बात राहुल गांधी नहीं है। नरेंद्र मोदी की चिंता का सबब है युवा पीढ़ी, जेन जी। अभी अभी कॉकरोच जनता पार्टी जो उभर कर आई है सोशल मीडिया पर, वो कहीं जमीन पर न पसर जाए, ये कॉकरोच रेंगते रेंगते पूरे देश में न छा जाए, सीलन भरे कोनों से निकलकर सड़कों पर न उतर आए। तो मोदी और शाह की चिंता ये है कि कहीं ऐसा कोई आंदोलन न छिड़ पड़े जिसमें देश की युवा पीढ़ी शामिल हो जाए। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। दुनिया में कहीं भी इतने फीसदी जनसंख्या युवाओं की नहीं है जितनी हमारे देश में है। इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किसी तरह से भी एनईईटी के पेपर लीक के मुद्दे को और सीबीएसई की गड़बड़ियों को ठंडा करना चाहती है। उसका एक ही उपाय है, परीक्षाएं तो रद्द हो चुकी हैं, अब दोबारा होगी या हो चुकी है शायद 21 मई को, क्या मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, अभी होगी, अभी हुई नहीं है। अभी हुई नहीं है। तो एक तो शांतिपूर्वक पारदर्शी तरीके से बिना पेपर लीक हुए परीक्षा आयोजित करवा दें। नंबर 2, युवाओं को संतुष्ट करने के लिए अपने एक मंत्री की कुर्सी की बलि ले लें। उसकी तैयारी मुझे दिखाई दे रही है। फेस सेविंग के लिए राजनाथ सिंह को आगे कर दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान कोई भी बयान देते रहे, अब उनकी सुनवाई होने वाली नहीं है। और आप गौर कीजिए, खुद नरेंद्र मोदी को युवा पीढ़ी के लोग किस तरह ट्रोल कर रहे हैं, देख लीजिए उनके सोशल मीडिया पर। पानी पिलाने वाली सलाह पर किस कदर उन्हें गरियाया गया है, देख लीजिए। और वे कौन लोग हैं? ज्यादातर युवा पीढ़ी के लोग। जी शिव कुमार। ये सर परीक्षा 21 जून 2026 को होगी। हाँ, 21 2 जून को। बजे से 5:30 तारीख आपकी ठीक थी, वो महीना गड़बड़ा रहा था। महीना गलत हो गया था जी। हाँ, 21 जून को ही होगी। और सर यहाँ एक और चीज है कि जो पड़ोसी देशों में हुआ वो तो डर है ही है, लेकिन एकाएक 3 करोड़ या 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ के समथिंग एकाएक इकट्ठे हो जाना, क्या उनकी चिंता का सबब है? नींद नहीं आने दे रहा है। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं हमारे पास हिट है और कॉकरोच मरता नहीं है। और उस दिन जब योगी के मथुरा में पहुंच गया एक कॉकरोच नगर निगम के दफ्तर, वहां हंगामा कट गया। आज सड़कों पर भी कॉकरोच की तरह ही कई जगह धरना प्रदर्शन कल हुआ है। तो क्या ये बेचैनी, इधर अरविंद सुब्रमण्यम का ये कहना का सत्ता परिवर्तन हो जाना चाहिए, तो इसका भी कुछ आगाज है कि राजनाथ को कुछ साधने की अब जिम्मेदारी दी जाए? क्योंकि मोदी जी तो अब पानी पीने की बात करने लगे, मोदी जी अब सामूहिकता की बात करने लगे, मोदी जी अब देश हित की बात करने लगे। ये अब भी नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ से गेंद फिसल चुकी है और अब हमारे हाथ में रुक नहीं रही है। देखिए, मोदी जी बहुत आसानी से अपनी नाकामियों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जब से वे हैं, राजनीतिक जीवन में जब से हैं, तब से उन्होंने सिर्फ सफलता ही देखी है। बीच में कई तरह की विफलताएं आई हैं, जिसमें से कई कानून उन्हें वापस लेने पड़े हैं, कई और ऐसे विषय हैं जहां पर उन्हें मात खानी पड़ी है।
लेकिन इसके बावजूद अभी तक वे निर्द्वंद बने हुए थे। अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जैसे संगठन सोशल मीडिया से उतरकर सड़कों पर दिखाई देने की तैयारी कर रहे हैं, शायद बेंगलुरु में कोई बैठक होने वाली है इन कॉकरोचों की, भविष्य में और बड़े प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मोदी शाह जानते हैं क्षमा कीजिए, मोदी शाह जानते हैं कि 2012-13 से 14 तक उन्होंने यूपीए की सरकार के खिलाफ जिस तरह के आंदोलन चलवाए थे, मुखौटे सामने कोई और थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, अन्ना हजारे था, अरविंद केजरीवाल थे, लाला रामदेव था। इनकी आड़ में उन्होंने जिस तरह सत्ता हासिल की है, तो वे जानते हैं कि ऐसे आंदोलन भविष्य में सत्ता के लिए कितने घातक हो सकते। ऐसा नहीं है कि मोदी शाह और बीजेपी आरएसएस को नहीं पता कि अगर ये कॉकरोचेस सचमुच में इसी तरह आंदोलित रहे, इसी तरह आवाज बुलंद करते रहे, और सचमुच में अगर ये आम आदमी पार्टी और आरएसएस बीजेपी के बैकिंग वाले नहीं है, उनका संरक्षण इनकी पीठ पर नहीं है, हाथ नहीं है इनकी पीठ पर, तो ये बीजेपी के लिए भारी पड़ सकते। इसलिए अब किसी तरह से फायर फाइटिंग की तैयारी हो रही, कैसे भी नरेंद्र मोदी की छवि को बचाओ, उनकी कुर्सी को बचाओ। इसमें भोंपू मीडिया पूरी ताकत से जुटा ही हुआ है। आपने सुन ही लिया होगा हमारे दर्शकों ने कि एक महिला बता रही थी, एंकर साहिबा, कि 7 रुपए पेट्रोल के बढ़ने से दिल्ली में क्या फर्क पड़ेगा। महंगाई के पक्ष में प्रोग्राम दिखाए जाने लगे हैं। मेलोडी और झालमुरी जैसे मुख्य मुद्दे हैं इस देश के। अब पानी पीने की सलाह मुख्य मुद्दा है। जो सरकार का काम है उसे छोड़कर प्रधानमंत्री बाकी सब कुछ कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये सलाह दी। हो सकता है अनजाने में देश के लोग भूल गए हों कि प्यास लगने पर पानी पिया जाता है, गर्मी ज्यादा हो तो पानी पिया जाता है, भूल गए होंगे लोग, तो मोदी जी ने ध्यान दिला दिया। तो अब ये मुद्दा बना हुआ है। भोंपू मीडिया ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहा है, कैबिनेट के सदस्यों से कहा। मतलब सिर पीटने का मन करता है शिव कुमार कि सारे भोंपू मीडिया के चैनल्स पर बिग ब्रेकिंग, बड़ी खबर, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, कैबिनेट के सदस्यों से कहा ज्यादा पानी पिए। तो ये क्या इतने कम अकल लोग हैं? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारामन, कितनों के नाम गिलाएं, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको नहीं मालूम? कभी माथा पीट लेते होंगे प्रधानमंत्री जी की बातें सुन के। मुझे सही में आश्चर्य होता है। मैं कई बार कई डिबेट्स में कह चुका हूं, मैं उन सब लोगों के साहस की दाद देता हूं, उनके लक्कड़ पत्थर हजम हाजमे की दाद देता हूं, जो माननीय मोदी जी के आसमानी सुल्तानी वचनों को पचा लेते हैं। वो कई बार आपने देखा होगा मंच पर भाषण जब मोदी जी देते हैं तो लोग मीम बनाते हैं कि उनके जो एसपीजी के जवान साथ खड़े हुए हैं सुरक्षा में, काला चश्मा लगाए, वे अपनी हंसी कैसे रोकते होंगे। कई बार लोग पूछ चुके हैं। और ये बात सही है, अगर आपके पास में खड़े होकर कोई इस तरह की बातें करे कि मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस, तो किसे हंसी नहीं आएगी। वे तीनों सेना प्रमुख जिनसे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज बादल हैं, बादलों की ओट से राडार को धोखा देकर हमला कर दो, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, उन तीनों जनरलों ने, मुखियाओं ने, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ, इन लोगों ने अपनी हंसी कैसे रोकी हो? मुझे सचमुच में आश्चर्य। जैसे हम आपकी बातों सुन के हंसी अपनी रोके बैठे हैं। बिल्कुल, हमारी बातें तो इसलिए आपको हंसी जैसी लग रही हैं क्योंकि मोदी जी की बातें याद दिला रहे हैं। नहीं, आपकी थोड़ी ही है, वो मोदी जी की बातें हैं। हम थोड़ी याद दिला रहे हैं कि बादलों से रडार को धोखा दिया जा सकता है, जबकि रडार है ही ऐसी चीज, वो किसी भी मौसम में, किसी भी पर्यावरण में, बादल हो, सूरज हो, अंधेरा हो, वो रडार तो अपनी रेखा में अपने काम पर लगा रहता है। वो तो रेज है एक तरह की, उसे बादलों से रोका थोड़ी जा सकता है। जैसे जहां पर गर्मी होती है, हीट होता है, ये जो ईरान अमेरिका में युद्ध चल रहा है,
उसमें अमेरिका के ऐसे ऐसे विमान थे जिनको सचमुच में रडार नहीं ढूंढ सकते थे, लेकिन जब कोई विमान उड़ता है तो उसके इंजन की जो गर्मी होती है उसे डिटेक्ट करता है। रडार से निकलने वाली किरणें वहां तक पहुंचती हैं, वो शिनाख्त करती है गर्मी कहाँ है, फिर वहां टारगेट करके मिसाइल दागी जाती है। बादलों से ये चीजें रुक नहीं सकती। अब मोदी जी ने तो विश्व विज्ञान कांग्रेस में प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख करते हुए बता दिया था कि हमारे देश में तो हजारों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी। गणेश जी के सिर पर हाथी के सिर की प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई थी। आप तो हमारी बातों पर हंस रहे हैं, कल्पना करके देखिए दुनिया के वैज्ञानिक बैठे थे, वर्ल्ड साइंस कांग्रेस, विश्व विज्ञान कांग्रेस, कैसे अपनी हंसी रोकी होगी वैज्ञानिकों ने। ये संभव आज भी नहीं है कि आप मनुष्य के सिर पर हाथी के सिर की प्लास्टिक सर्जरी कर दें। प्लास्टिक सर्जरी संभव है, आज की तारीख में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है। कटी हुई उंगली जोड़ी जा सकती है, हाथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन हाथी का सिर थोड़ी मनुष्य के सिर पर लगाया जा सकता है। सोच कर देखिए, एक बैठक में अजित डोभाल, जयशंकर, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बैठे थे। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वो चीन का यात्री ह्वेनसांग उनके गांव आया था बड़नगर में। अब कौन कौन सी चीजों के प्रमाण मांगे गया। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में कह रहे थे गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव और बाबा कबीर तीनों बैठकर शास्त्रार्थ करते थे, जबकि तीनों के जीवन काल में कई कई साल का भेद है। कैसे एक साथ बैठ सकते हैं? आप क्या करेंगे नरेंद्र मोदी जी के ज्ञान का? तो आपने ये सवाल जो पूछा था वो मेरा भी सवाल है, मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। सोचकर बताइए कि पढ़े लिखे लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी की ऐसी अवैज्ञानिक, अतार्किक, निराधार बातों को कैसे बर्दाश्त करते हैं और कैसे देश हित के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे देखकर भी चुप हैं। क्या मोदी जी की कैबिनेट में किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि देश बर्बाद हो रहा है, आर्थिक सुनामी आ रही है? क्या कैबिनेट के पढ़े लिखे लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो फाइनेंस में एमबीए हैं स्टैनफोर्ड से, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कितने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, जीडीपी कहां जा रही है, हमारा जीवन स्तर कहां पहुंच गया? तो उनकी भी वही है, वो प्याज से ऐसी चला रहे थे। अब देखिए वो संगत का असर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे नहीं थे, मैं उनके पक्ष में रहूंगा, मेरे हमारे महाराज हैं वे, इसलिए वे ऐसे नहीं थे, लेकिन संगत का असर हो गया है। चलो, जैसी संगत होती है वैसा आदमी बोलने लगता है। एक नीति कथा के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। एक हाथी था, बहुत शांत स्वभाव का था, साधु संतों की संगत में रहता था, कभी किसी तरह की कोई हिंसक घटना नहीं, किसी को सूंड नहीं उठाना, किसी को मारना नहीं। कुछ दिनों तक साधुओं का डेरा एक ऐसी जगह पर रहा कि वहां पीछे पास में ही डकैतों का डेरा था। वे दिन रात हिंसा की बातें करते थे, लूट खसोट, मार काट। संगत का असर यह हुआ कि वो शांत, सौम्य, धीर गंभीर हाथी थोड़े दिनों बाद हिंसा पर उतारू हो गया। संगत का यह असर होता है। जब पशुओं पर संगत का असर हो सकता है तो इंसानों पर क्यों नहीं होगा? जी नहीं सर, आपने बहुत सटीक और गंभीर टिप्पणी दी है। एक नदी किनारे सर एक साधु बैठे थे, छोटी सी टिप्पणी देकर हम भी बंद करेंगे, समाप्त करेंगे प्रोग्राम। साधु गंगा के किनारे बैठे हुए थे और वहां से एक बिच्छू बहा जा रहा था। साधु उस बिच्छू को हाथ में पकड़ के बाहर निकालते थे, वो बार बार उन्हें डंक मारता था और वो जैसे ही बाहर निकालते थे वो फिर पानी में चला जाता। वहां कोई आप जैसे विद्वान पुरुष बैठे थे, उन्होंने उस महात्मा से सवाल किया कि मुनीश्वर, ये बार बार आपको काट लेता है, फिर भी आप इसकी जान बचाने पर इतने आतुर क्यों? उन्होंने कहा जो इसका कर्म है वो तो ये कर रहा है, और जो मेरा कर्म है वो मैं कर रहा हूं। तो भाजपा में जाके महाराज शायद अपने कर्म भूल गए और उनकी बात स्वीकार कर ली। मैंने इसलिए समझाया। मुनि जी ने कहा कि मुनीश्वर ने कहा कि काटना बिच्छू का धर्म है, बचाना मेरा धर्म है, बतौर साधु के होने। जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा
तो मैं अपना धर्म क्यों छोड़ दूं? बस लेकिन सिंधिया जी को उनके हाल पर छोड़ते हैं और इंतजार करते हैं कि राहुल गांधी और जनता की, युवाओं की आवाज पर ये सरकार कब तक कार्रवाई करेगी। जी। दर्शक हमें जरूर कमेंट में बताएं, सर ने जो अंतिम सवाल पूछा है कि कब तक करेगी कार्रवाई। इसी के साथ सर से विदा लेंगे। सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।